हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में हम जो है गोविंद पारिक के तुलनात्मक अध्ययन का 58 नंबर का जो पेज है वो अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है वो। तो सबसे पहले यहाँ पे चरक अनुसार आपका बताया गया है जो प्रकृति है। ठीक है, प्रकृति कितनी है? तो टोटल 6 प्रकृति बताई है। कौन से हैं वो चरक अनुसार 6 प्रकृति? ठीक है, प्रकृति और विकृति दोनों याद रखना। प्रकृति 6 और विकृति 3 है। ठीक है, तो 6 प्रकृति एंड 3 विकृति। तो प्रकृति में कौन सी चीज़ें हैं? तो प्रकृति के अंतर्गत जो आपका आता है उसके अंतर्गत जाति प्रसक्त हो गया, कुल प्रसक्त हो गया, देश अनुपत्ति हो गया, अनुपातनी हो गया, इसके अलावा काल अनुपातनी हो गया, इसके अलावा वयो अनुपातनी हो गया तथा प्रत्यात्म नियात। ये मेनली आपका क्या है? प्रकृति है। ठीक है, तो टोटल ये 6 जो प्रकृति है उसको याद रखना है। जाति प्रसक्त, कुल प्रसक्त, देशानुपातनी, काल अनुपातनी, वयो अनुपातनी, प्रत्यात्म नियात। फिर विकृति के विषय हम बात करते हैं। तो विकृति की जो संख्या है वो 3 बताई गई है, 3 है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती है, कौन सी चीज़ों को रखा गया है? तो विकृति 3 कौन से हैं? तो सबसे पहले आपका बोला गया है लक्षण निमित्ता, लक्ष्य निमित्ता और निमित्तानुरूप। क्या क्या? लक्षण निमित्ता, लक्ष्य निमित्ता और निमित्तानुरूप। ये टोटल 3 जो है आपकी विकृतियाँ बताई गई। तो लक्षण निमित्ता के अंतर्गत क्या बोला गया है? तो जिसमें शरीर में पूर्व जन्मकृत कर्म के अनुसार कारण के सदृश अरिष्ट उत्पन्न हो। ठीक है, क्या बोला गया है? जिसमें शरीर में पूर्व जन्मकृत पहले के जन्म के कर्म के अनुसार कारण के सदृश अरिष्ट जो है जब उत्पन्न होता है तो उसे अपन क्या बोलेंगे? लक्षण निमित्त। अब पूर्व जन्म बोला गया है तो पूर्व जन्म में यहाँ पे आपका हेतु जो रहेगा तो हेतु भूतानि भवन्ति दैवात। ठीक है, ये मिले आपका बोला क्योंकि पूर्व जन्म कृत है इस वजह से। फिर लक्ष्य निमित्त, तो लक्ष्य निमित्त में आपका क्या बोला गया? यस्या उपलभ्यते निमित्ते यथोक्त निदानेषु, यानी कि जिसका कारण स्पष्ट हो उसे लक्ष्य निमित्त कहते हैं। तो जिसका जो कारण है वो स्पष्ट हो उसे क्या बोलते हैं? लक्ष्य निमित्त कहते हैं। फिर बात करते हैं निमित्तानुरूप। तो निमित्तानुरूप किसे बोला जाता है? तो निमित्तानुरूप के विषय में बोला गया है निमित्तानुरूप तू निमित्तार्थ अनुकारिणी, यानी कि आयु प्रमाण ज्ञान में निमित्त कारण होती है। ठीक है, तो आयु जो प्रमाण है ज्ञान में निमित्त कारण होती है उसे अपन क्या बोलेंगे? निमित्तानुरूप कहेंगे। ये आपको याद रखना है। देन आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आपके प्रकृति के वर्ण बताए गए हैं। तो जो प्राकृतिक वर्ण है, तो प्राकृतिक जो वर्ण है उनकी संख्या कितनी बताई गई है? 4 बताई गई है, 4 है। ठीक है, कौन से आपके? कृष्ण हो गया, श्याम हो गया, इसके अलावा श्याम वदात हो गया। ठीक है, श्याम वदात हो गया और अवदात हो गया। ये टोटल आपके क्या है? 4 जो है प्राकृतिक वर्ण हैं। कृष्ण, श्याम, श्याम वदात और अवदात। फिर जो आपके विकृत जो वर्ण हैं, ठीक है, उनकी संख्या के विषय में बात करें तो वो भी आपके 5 हैं। ठीक है, कौन से हैं? तो नील, श्याव, ताम्र, हरित और शुक्ल। ठीक है, तो नील, श्याव, ताम्र, हरित और शुक्ल। नील, श्याव, ताम्र, हरित और शुक्ल, ये क्या है? विकृत जो है वर्ण है। तो ये आपको याद रखना है। प्राकृतिक वर्ण में कृष्ण, श्याव, श्यामवदात और अवदात आते हैं। और विकृत के अंतर्गत नील, श्याव, ताम्र, हरित, शुक्ल। ठीक है, तो ये श्याव है भाई। ठीक है, और ये श्याम है, दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। फिर बात करते हैं कुछ प्रमुख अरिष्ट के विषय में। यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं कौन से प्रमुख अरिष्ट हैं। तो 6 दिन का अरिष्ट बताया गया। तो 6 दिन के अरिष्ट के विषय में आचार्य जो चरक हैं, 6 दिन के अरिष्ट के विषय में आचार्य चरक ने इंद्रिय स्थान में बोला है कि अयोग्यम उत्पाटितान केशान यो नरा नव बुद्धेत न आतुरो व रोगी व सड्रजा न अतिवर्तते, यानी कि जो पुरुष सिर के बाल, जिस पुरुष के सिर के बालों को, मतलब जो पुरुष के सिर के बालों को खींचकर उखाड़ लेने पर किसी प्रकार की वेदना का अनुभव नहीं करता है, वह निरोग या रोगी 6 दिन के अंदर 6 दिन से अधिक जीवित नहीं रहते हैं। ठीक है, तथा तैल मतलब यहाँ पे बोला गया है तैल ने लगाने पर भी तैल प्रतीत नहीं होता। मतलब ये चीज़ बोला गया 6 दिन का जो अरिष्ट है उसमें क्या लक्षण दिखाई देगा?
तो अगर जो पुरुष है, किसी भी जो पुरुष है, उसके शरीर के जब बाल को खींच करके उखाड़ते हैं, ठीक है, तो उसको पेन नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब ये मैटर नहीं करता है कि उसको डिसीज़ है कि नहीं है, ठीक है, बस उसको पेन नहीं हो रहा है उसके शरीर के बाल को खींच करके निकालने पर, ठीक है, मतलब निरोगी हो या रोगी हो, वो 6 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता है, ठीक है, वो 6 दिन के अरिष्ट के अंतर्गत आएगा। और जब उसके बालों में जब अपन तेल लगाएंगे तो उसे क्या है, तेल की प्रतीति नहीं होगी, ऑयल उसको फील नहीं होगा। ये मेनली 6 दिन के अरिष्ट में बताया गया है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देन बात करते हैं अपन लोग 7 दिन के अरिष्ट के विषय में। तो 7 दिन के अरिष्ट में क्या बोला गया, तो 7 डेज के अरिष्ट में यहाँ पे आपका बोला गया है, यो अग्नि प्रकृत वर्णस्थ नीलम पश्यन्ति निष्प्रभम कृष्ण व यदि व शुक्लम निशा वज्रंती सप्तमी, यानी कि जो रोगी अपने स्वाभाविक वर्ण वाली अग्नि को नील वर्ण या कांतिहीन या कृष्ण अथवा श्वेत वर्ण की देखता है, वह 7 रात्रि के बाद में मर जाता है। तो क्या बोला गया है, जो रोगी अपने स्वाभाविक वर्ण वाली अग्नि को नील वर्ण या कांतिहीन या कृष्ण अथवा श्वेत वर्ण की देखता है, वह 7 रात्रि में मर जाता है, ठीक है। ये क्या है, 7 दिनों के अरिष्ट में बताया है, तो इसको याद रखना है 7 दिनों के अरिष्ट के बाद में। उसके बाद में 5 दिनों के अरिष्ट के विषय में बात करते हैं। तो 5 दिनों के अरिष्ट में आपका बोला गया, संसृष्टे व्याध्यो यस्य प्रतिलोम अनुलोम अनुलोमगा व्यापनम ग्रहणी प्राय सो अर्धमास न जीवितम, यानी कि जिस रोगी में एक ही साथ प्रतिलोम एवं अनुलोम मार्गगामी रोग एवं ग्रहणी विकृति हो जाए तो वह रोगी 15 दिन के भीतर 15 दिन भी जीवित नहीं रह पाता है, ठीक है। ये मिलने क्या है, 15 दिन के अरिष्ट में बताया गया। तो जिस रोगी में एक ही साथ प्रतिलोम एवं अनुलोम मार्गगामी रोग, यानी कि जैसे कि आपका मार्गगामी रोग जैसे कि ऊर्ध्व या अधोरक्त पित्त, ठीक है, ये प्रतिलोम अनुलोमगामी हो गए, या ग्रहणी में विकृति हो गई है, तो वो क्या है, 15 दिन तक जीवित नहीं रह पाता। ये क्या है, 15 दिन के अरिष्ट में बताया गया है। देन अपन आगे बढ़े, तो आगे आपका बोला गया है 1 माह का अरिष्ट। तो 1 माह के अरिष्ट में क्या बोला गया है, तो 1 माह के जो अरिष्ट होते हैं उसमें बोला गया है कि मल मूत्र और वीर्य पानी में डालने पर डूब जाए, ठीक है। इसके अलावा स्वेद जन जो देष्ट हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका वो क्या है, आपका 1 माह का अरिष्ट के अंतर्गत आता है, जो जिसके जो पेशेंट है उसके मल मूत्र को जब और वीर्य को जब पानी में डाला जाता है और डूब जाता है और स्वेद जन द्वेष्ट होता है, ठीक है, तो वो आपका 1 माह के अरिष्ट के अंतर्गत आता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको श्लोक भी बोला गया, यस्य गोमय चूर्णाभम चूर्ण मूर्धनि जायते संशिष्णे भ्रंश्यते चैव मासंत तस्य जीवितम, यानी कि जिसके सिर में गोबर के चूर्ण की तरह चूर्ण उत्पन्न हो जाए और गिरते हो तो वह रोगी 1 माह तक ही जीवित रहता है। तो जिसके सिर में गोबर के चूर्ण की तरह चूर्ण उत्पन्न हो जाए और क्या है, गिरते हों, तो वह जो है रोगी 1 माह तक ही जीवित रहता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देन आगे बढ़े, तो 6 माह के अरिष्ट के विषय में बताया गया है। तो 6 माह के अरिष्ट में क्या बोला गया है, तो जो आपका 6वीं बार ललाट पर चंद्रसम वक्र रेखाएं या फिर धमनियों का जो जाल दिखाई देता है, ठीक है, यानी कि जिस व्यक्ति की इच्छा, अभ्यास तथा स्मरण शक्ति, त्याग, बुद्धि और बल, ये सब क्या है, अकारण ही नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, तथा ललाट में धमनियों का अत्यंत सुंदर जाल शोभायमान होता है, वो क्या है, ये जो लक्षणों से युक्त जो व्यक्ति होता है वो क्या है, 6 माह के अरिष्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है, 6 मंथ के अरिष्ट के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक वाले। इसके अलावा ललाट चंद्रमा के समान आवेग वक्र, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी जो रेखाएं हैं उससे भरी हुई दिखाई देती हैं, तो वो आपके मेनली 6 माह के अरिष्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। 6 माह के बाद में उसकी 6 माह तक ही वो जीवित रहेगा। फिर उसके बाद में बात करते हैं 1 वर्ष के अरिष्ट के विषय में। तो 1 वर्ष के अरिष्ट में बोला गया है, तो यहाँ पे पुष्प, आग्नेय, तारे तथा बाली, ये मेनली इसका कोड है। क्या क्या है इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको कोड समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपका बोला गया है, पुष्पित व्यक्ति 1 वर्ष के भीतर मर जाता है, ठीक है। पुष्पित जो व्यक्ति होता है 1 वर्ष के भीतर मर जाते हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में जिस व्यक्ति में सभी आग्नेय भाव जैसे कि जठराग्नि, कांति, पित्त, प्रभा, ये सभी नष्ट हो गए हों, जो व्यक्ति सप्त ऋषियों के निकट स्थित
अरुंधति तारे को नहीं देख पाता हो तथा जिस व्यक्ति के हाथों से दी हुई बलि खाने वाले जीव नहीं खाते हों, ठीक है, तो वो क्या है आपका 1 वर्ष के अंतर्गत वो व्यक्ति जो है उसकी मृत्यु जो है 1 वर्ष के भीतर हो जाती है। ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ये आपका 1 वर्ष का रिस्ट है। अब यहाँ पे जो कोड है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे। जैसे कि आपका पुष्पित मतलब पुष्पित व्यक्ति है 1 वर्ष के भीतर मर जाएगा। आग्नेय जो गुण है जैसे कि जठराग्नि, कांति, ये क्या है नष्ट हो गए हों। तारे यानी अरुंधति तारे को जो सप्तऋषियों के निकट जो अरुंधति तारे है उसको देख नहीं पाते हैं। बलि मतलब जब वो क्या है हाथ से दी गई जो बलि है उसको जीव नहीं खाते हैं, ठीक है। तो ये आपका मिल जो है 1 वर्ष रिष्ट के अंतर्गत लक्षण आएगा। फिर गुण के विषय में बात करते हैं। तो गुण के विषय में आप लोगों को पता है, तो गुण की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले तो यहाँ पे बोला गया सार्थक, गुरुवादी, बुद्धि, प्रयत्न, परादय, प्रयत्नान, परादय, गुण प्रोक्ता, ठीक है। तो जो ये क्या है गुण के विषय में बताया गया है। जो चरक है उनके अनुसार गुण कितने हैं 41 है। 41 गुण का वर्णन किया है। इसके सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। इंद्रिय गुण को और किस नाम से जाना जाता है, वैशेषिक गुण भी बोला जाता है, विशिष्ट गुण भी बोला जाता है। इनकी संख्या 5 बताई गई है। कभी भी वैशेषिक गुण करके पूछा जाए कितनी है वैशेषिक गुण की संख्या, तो 5। इंद्रिय गुण की संख्या कितनी है 5। विशिष्ट गुण की संख्या कितनी है 5। सब क्या है एक दूसरे के पर्याय हैं, सिनोनिम्स है। गुरुवादी गुण के विषय में बात करें तो गुरुवादी जो गुण है उसकी संख्या कितनी बताई है 20। अब गुरुवादी गुण को ही क्या है चिकित्सकीय गुण भी बोला जाता है और शारीर गुण भी बोला जाता है, ठीक है। याद रखना चिकित्सकीय गुण और शारीर गुण क्या है गुरुवादी गुण को ही बोला जाता है। तो चिकित्सकीय गुण और शारीर गुण किसको बोला जाता है, गुरुवादी गुण को ही बोला जाता है। आत्मगुण को क्या है आध्यात्मिक गुण तथा सात्विक गुण बोले जाते हैं। इनकी संख्या 6 बताई गई है। तो आत्मगुण को क्या है आध्यात्मिक गुण और सात्विक गुण बोला जाता है और इनकी संख्या 6 बताई गई है। ये आपको याद रखना है। परादि गुण जो है, परादि गुण को क्या है चिकित्सा सिद्धि के उपाय के जो गुण हैं वो टोटल 10 हैं, ठीक है। तो परादि गुण मतलब चिकित्सा सिद्धि के जो उपाय के जो गुण हैं वो टोटल कितने बताए गए हैं 10 बताए गए हैं। तो चरक ने टोटल क्या है इस प्रकार से आपके 41 जो है गुणों का वर्णन किए हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन और इनके पर्याय, ठीक है। फिर त्रिविध रोग मार्ग बताए गए हैं। कौन से हैं, शाखा, कोष्ठ, मर्मस्थि, संधि, ठीक है। शाखा, कोष्ठ, मर्मस्थि, संधि, ये क्या है आपके त्रिविध रोग मार्ग बताए गए हैं। इसको आपको याद रखना है। सबसे पहले बात करते हैं शाखाश्रित। तो शाखाश्रित टोटल 14 हैं, ठीक है। कौन से, तो आपका हो गया गलगंड, पिंडिका, अलजी, अपची, अधिमास, चर्मकील, मासक, कुष्ठ, व्यंगादि, इसके अलावा विद्रधि, अर्श, विसर्प, शोथ और गुल्म। ये क्या है 14 आपके शाखाश्रित है, ठीक है। ये 14 कितने हैं आपके शाखाश्रित हैं, इसको आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में कोष्ठाश्रित के विषय में बात करते हैं। कोष्ठाश्रित के अंतर्गत टोटल 16 बताए गए हैं। ज्वर, अतिसार, वमन, अल्सक, विसूचिका, श्वास, कासिका, अनाह, उदर रोग, प्लीहा, विद्रधि, अर्श, विसर्प, शोथ, गुल्म, ये क्या है कोष्ठाश्रित हैं। तो 16 क्या है कोष्ठाश्रित हैं। फिर अस्थि, संधि, मर्माश्रित टोटल 11 बताए गए हैं। कौन से, तो पक्षवत, पक्षग्रह, अपतानक, अर्दित, शोष, राजश्रमा, अस्थि, संधिशूल, गुदभ्रंश, हृदय, वस्ति तथा सिर के रोग, ये क्या है आपके अस्थि संधि आश्रित है टोटल 11। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के हिसाब से मैं पासवर्ड रखूँगा। जैसे कि अगर बात करें कोष्ठ में कोष्ठ आश्रित कितने हैं 11 हैं, ठीक है। और यहाँ पे शाखाश्रित जो हैं वो 11 हैं, ठीक है। कोष्ठ आश्रित जो हैं वो 16 हैं और अस्थि मर्माश्रित जो हैं वो कितने हैं 11 हैं, ठीक है। तो ये मेनली इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा S11K16A11, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो शास्त्र ज्ञान के उपाय के विषय में बात करते हैं। तो शास्त्र ज्ञान के मेनली उपाय कितने बताए गए हैं, तो 3 उपाय बताए गए हैं। शास्त्र ज्ञान के कितने उपाय बताए गए हैं, 3 उपाय बताए गए हैं। कौन से हैं, तो अध्ययन हो गया, ठीक है, अध्यापन हो गया तथा तद्वित संभाषा, ठीक है। तो अध्ययन, अध्यापन तथा तद्वित संभाषा ये मेनली बताए गए हैं। इसके अलावा आचार्य जो, ये तो चरक का अनुसार हो गया, ठीक है। इसके अलावा बात करें आचार्य सुश्रुत के अनुसार तो सतत अध्ययन, ठीक है। इसके अलावा परतंत्र अवलोकन, वाद विवाद तथा तद्विद आचार्य सेवन, ठीक है। तो ये मेनली आपका क्या है आचार्य सुश्रुत अनुसार बताया गया। फिर बात करते हैं तद्वित संभाषा के भेद। तो तद्वित संभाषा जो है उसके 2 भेद बताए गए हैं। एक होता है संध्या संभाषा और एक होता है विग्रह संभाषा। संध्या संभाषा जो होता है वो अनुलोम विधि द्वारा होता है
और विग्रह संभाषा जो होता है वो प्रतिपक्ष के साथ होता है, ठीक है। जो वाद विवाद होता है ना वो क्या है, प्रतिपक्ष के साथ में होगा। और संदेह जो संभाषा होगा वो अनुलोम विधि है। फिर जलकल्पक के गुण के विषय में बात करते हैं। तो जलकल्पक के जो गुण हैं वो टोटल 5 बताए गए हैं। कितने बताए हैं जलकल्पक के गुण? टोटल 5 बताए गए हैं। श्लोक में बोला गया तद्यथाश्रित विज्ञानम धारणम प्रतिमान वचन शक्ति इति। मतलब क्या बोला गया जलकल्पक के गुण में? तो श्रुत हो गया, विज्ञान हो गया, धारण, प्रतिभा, इसके अलावा आपका वचन शक्ति, ये टोटल 5 जो है आपके जलकल्पक के गुण के विषय में बताए गए। तो तद्यथा श्रित विज्ञानम धारणम प्रतिमान वचन शक्ति इति, यानी कि श्रुत, विज्ञान, धारण, प्रतिभा तथा वचन शक्ति, ये क्या है जलपक के 5 गुण बताए गए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्या है, जो आपका जलपक है उसके 5 दोष बताए गए। कौन से हैं वो 5 दोष? तो जलपक के टोटल 5 दोष यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया तद्यथा कोपनत्वम अवैसभ्य वीरत्वम धारणत्वम मन वही तत्वमिति, यानी कि यहाँ पे बोला गया है क्रोधित होना, शास्त्र का ज्ञान न होना, भयभीत होना, धारण शक्ति का न होना तथा असावधान रहना, ये क्या है जलकल्पक के 5 दोष हैं। तो क्रोधित होना, शस्त्र ज्ञान का न होना, भयभीत होना, धारण शक्ति न होना तथा असावधान रहना, ये क्या है जलकल्पक के 5 दोष बताए गए हैं। फिर बात करते हैं प्रतिपक्षी के प्रकार के विषय में। तो प्रतिपक्षी के 3 प्रकार हैं। तत्र त्रिविधम परः सद्यते प्रवर, प्रत्वर, समो व गुण विनिच्छेता, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है जो प्रवर है, इसके अलावा आपका प्रत्वर है, ठीक है, और सम, ये आपके क्या है प्रतिपक्षी के 3 प्रकार बताए गए। प्रवर मतलब अपने से जो श्रेष्ठ होते हैं उसको प्रवर बोलते हैं। प्रत्यवर मतलब क्या होता है, अपने से जो दुर्बल होता है उसे प्रत्यवर कहते हैं। और सम मतलब क्या है, तो अपने समकक्ष होते हैं, ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, सम बोलेंगे। तो प्रवर अपने से श्रेष्ठ, प्रत्यवर मतलब अपने से दुर्बल, और सम मतलब अपने जो समकक्ष होते हैं, ठीक है, उसे बोला जाता है। फिर परिषद के यहाँ पे भेद बताए गए हैं। तो परिषद के भेद के विषय में यहाँ पे श्लोक बोला गया है कि परिषतु खलु द्विविधम ज्ञानवती मूढ़ परिपश्य, यानी कि यहाँ पे ये बोला गया है कि ज्ञानवती और मूढ़ 2 प्रकार के आपका परिषद होते हैं। ज्ञानवती किसको बोलेंगे, तो जिसमें ज्ञान, विज्ञान, वचन तथा प्रतिवचन शक्ति उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उसे अपन ज्ञानवती बोलेंगे। और मूढ़ मतलब अशस्त्र ज्ञान, ठीक है, या फिर अशिक्षा से जो जन्म होता है, ठीक है, उसे मूढ़ बोलेंगे, ठीक है। तो ज्ञानवती परिषद किसको बोला जाता है, जिसमें ज्ञान, विज्ञान, वचन तथा प्रतिवचन शक्ति उत्पन्न होते हैं। और मूढ़ मतलब जो अशस्त्रज्ञ, ठीक है, जो अशिक्षित हो, ठीक है, उसे अपन क्या बोलेंगे, मेनली मूढ़ बोलेंगे। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, ठीक है। तो ये वाला जो पेज है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे अपन देखेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।